एक्सेलरेशन, तो मेरे पास फोर्सेस आएंगे माइनस का kx। तो ये हर बार उस एक्सट्रीम तक नहीं पहुंचेगा जहां पर ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड है, उसकी सरफेस कंप्लीटली स्मूथ है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोगों की जेईई की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं जब भी 12th पास बैच में जाता हूं पढ़ाने के लिए, तो जनरली अगर मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूं कि यार बताओ यार तुम्हें सबसे डिफिकल्ट टॉपिक्स कौन से लगते हैं, तो काफी सारे बच्चों का एक सिमिलर सा आंसर आता है। वो ये बोलते हैं कि सर सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस तो हो जाते हैं, लेकिन कभी भी मिक्स प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चंस आते हैं तो वो हमसे अटेम्प्ट नहीं हो पाते, जिसमें एक से ज्यादा चैप्टर्स का यूज हो। मतलब क्या? जैसा कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सर्कुलर मोशन के साथ साथ एक और टॉपिक दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का भी यूज होता है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे इनकी प्रैक्टिस की जाए, कितनी प्रैक्टिस की जाए, क्या बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है? नहीं, हमें अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की जरूरत है कि कभी भी अगर आपके पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको प्रोसीड कैसे करोगे। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए आपकी प्रिपरेशन में। आपको पता होना चाहिए कि यार ये इक्वेशंस लगाने से मेरे फर्दर आंसर आ जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन की। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनसे अराउंड आपके 99% क्वेश्चन उन्हीं इक्वेशन से सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करें वर्टिकल सर्कुलर मोशन है क्या। कोई भी पार्टिकल अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में ना मूव करके वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है, दैट मोशन इज नोन एज वर्टिकल सर्कुलर मोशन। जब भी हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो उसमें ग्रेविटी का यानी mg का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मतलब क्या? एक इलिस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपके पास ये एक स्फीयर है, एक फिक्स्ड स्फीयर है, स्फेरिकल बाउल ले सकते हो जिसकी रेडियस आपको दे रखी है दैट इज r, और ये एक फिक्स्ड स्फीयर है, इसकी सरफेस कंप्लीटली स्मूथ है, और यहां पर हमने एक ब्लॉक को रख दिया। ब्लॉक इनिशियली वाज एट रेस्ट, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अगर मान ले ये ब्लॉक यहां से स्लाइड करना चालू करेगा, तो यहां से स्लाइड करते करते मान लेते हैं इस इंस्टेंट पर ये जो ब्लॉक है वो इस सरफेस को, ये जो हेमीस्फेरिकल सरफेस है, इसको छोड़ देता है, और आपसे पूछा जाता है कि बताइए वो एंगल कितना होगा जिस एंगल पर ये ब्लॉक इस हेमीस्फेरिकल सरफेस को छोड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है ये कौन से टॉपिक के रिगार्डिंग है। अगर आप यहां से यहां तक ब्लॉक का मोशन देखेंगे तो वो एक सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, दैट इज अ रेडियस ऑफ r। और ऑब्वियसली बात है ब्लॉक वर्टिकल प्लेन में घूम रहा है, यानी ये जो क्वेश्चन है वो एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन। कभी भी अगर आपके पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन आता है तो आप जनरली सारे क्वेश्चंस को आप दो इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हो, और वो दो इक्वेशंस क्या है? पहली इक्वेशन हमारे पास आती है दैट इज नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास आती है दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैं इन दो इक्वेशंस का यूज करके मैक्सिमम ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूं। आइए देखते हैं हम किस तरह से इन इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन आपको मेरा क्लियर है कि हमने ब्लॉक को यहां से छोड़ा, और यहां से ब्लॉक ट्रेवल करते करते जब ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना लेता है, उस इंस्टेंट पर ये जो ब्लॉक है वो इस हेमीस्फेरिकल सरफेस को छोड़ देता है। आपसे पूछा है फाइंड आउट द एंगल थीटा फर्स्ट, एंड सेकंड आपसे पूछा है कि जब ये रिलीज यहां से छोड़ेगा, इस सरफेस को छोड़ेगा, उस वक्त इसकी स्पीड क्या होगी। तो कैसे सॉल्व करें? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस को हम दो इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। हम अप्लाई करेंगे नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और दूसरा वर्क एनर्जी थ्योरम।
अब अप्लाई कैसे करेंगे? सबसे पहले आते हैं नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया? अगर पार्टिकल यहां से यहां तक मूव कर रहा है और ये अगर एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो इस सर्किल का सेंटर ये हो गया। तो जिस इंस्टेंट पर ये सर्कुलर पाथ को छोड़ेगा वहां तक तो ये सर्कुलर पाथ को फॉलो ही कर रहा है ना, तो उस इंस्टेंट पर जो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ लगेगा, उस इंस्टेंट पर जब ये छोड़ेगा उस सर्कुलर पाथ को, उस इंस्टेंट पर जो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ लगेगा वही इस पार्टिकल को रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। इस इक्वेशन को हम वहां पर लगाएंगे जहां पर हमें वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, मतलब जहां पर हमें चीजें निकालनी है भाई, क्योंकि पार्टिकल यहां तक तो सर्कुलर मोशन कर ही रहा है। और अगर मैं पार्टिकल पे लगने वाले फोर्सेस की बात करूं तो एक तो इस पे लगेगा नॉर्मल इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर, और एक लगेगा mg लगेगा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, इस तरह से वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर मैं नेट फोर्स देखूं कि सर्किल के सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना आ रहा है, तो क्या मुझे नॉर्मल का कंपोनेंट करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नॉर्मल पहले से ही उसी डायरेक्शन के अलोंग लग रहा है जो सेंटर से पास हो रही है। सिर्फ मुझे कंपोनेंट किसका करना है? mg का। और अगर मैं mg का कंपोनेंट देखूंगा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, mg का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा, दैट इज mg cos थीटा। तो क्या मैं नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू AC निकाल सकता हूं क्या? तो आप बता सकते हो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर कितना हुआ? अगर ये सर्कुलर पाथ का सेंटर है तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर हुआ mg cos थीटा माइनस n, and this net force toward the center will provide required centripetal acceleration। तो क्या मैं इसको m into AC लिख सकता हूं और AC को मैं क्या v square by r लिख सकता हूं? That is equation number 1। सबको मेरी बात आ रही है समझ में? अच्छा, अब आते हैं नॉर्मल क्या होगा इस इक्वेशन में। ऑब्वियस सी बात है, अगर पार्टिकल यहां पर कॉन्टेक्ट को ब्रेक कर रहा है तो इसका मतलब इस पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू तो कितनी हो गई? 0, क्योंकि ब्लॉक और सरफेस के बीच में कोई कॉन्टेक्ट रहा ही नहीं। तो क्या यहां से मेरे पास एक रिलेशन आ गया क्या? बिल्कुल आ गया, m से m कैंसिल आउट हो गया, यहां से आपके पास v स्क्वायर की वैल्यू आ गई, दैट इज rg cos थीटा। सबको मेरी बात आ रही है समझ में? चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि दो इक्वेशन से काम करना है, पहली इक्वेशन को हमने यूटिलाइज कर लिया। अब आते हैं दूसरी इक्वेशन पे। दूसरी इक्वेशन क्या है? दूसरी इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। दोनों में से आप किसी भी एक इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल हम बात करें वर्क एनर्जी थ्योरम की, तो वर्क एनर्जी थ्योरम होता क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम होता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्स, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं यहां से यहां तक, दिस इज पॉइंट नंबर 1 एंड दिस इज पॉइंट नंबर 2, क्या मैं पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकता हूं कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? किस किस फोर्स का वर्क आएगा? अगर आप देखोगे यहां से यहां तक दो फोर्सेस लग रही हैं, एक लग रही है नॉर्मल और एक लग रही है mg। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं दैट इज वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय mg इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। सही बात है ना? बहुत बढ़िया। अब बात करें नॉर्मल के वर्क की। नॉर्मल का वर्क इस केस में आएगा 0। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगी, और पार्टिकल का मोशन अगर आप देखोगे ना तो नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगी और पार्टिकल का मोशन हमेशा सरफेस के अलोंग रहेगा। नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल चल रहा है उसके बीच का एंगल रहेगा 90 डिग्री। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में अगर एंगल 90 है तो वर्क डन बाय दैट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो नॉर्मल का वर्क डन तो हो गया 0। अब बचा क्या आपके पास? अब आपके पास बचा mg। क्या मैं mg का वर्क डन निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूं। mg का वर्क डन कैसे निकालें? जब हम वर्क की बात करते हैं, वर्क को निकालने के हमारे पास फॉर्मूला आता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट।
इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा जब हम मॉडिफाई करते हैं तो हमारे पास एक बढ़िया सा रिजल्ट निकल के आता है, और वो रिजल्ट ये होता है कि हम वर्क को ऐसे भी बोल सकते हैं, फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। मतलब mg अगर आप देखोगे कैसा लग रहा है, वर्टिकल डाउनवर्ड, तो mg अगर वर्टिकल डाउनवर्ड लग रहा है तो मैं mg को वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा वर्क आ जाएगा। जैसा कि पार्टिकल यहां से चलना चालू किया और यहां से चलते चलते यहां तक आ गया, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं पार्टिकल यहां से चल के यहां तक आने में पार्टिकल ने ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। और अगर ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर मैं किसी तरह से निकाल लूं तो ये कितना आएगा, अगर आप देखोगे तो ये r है क्योंकि ये रेडियस है, ये थीटा है, तो ये लेंथ हो जाएगी आपके पास, दिस इज r, दिस इज थीटा, तो ये लेंथ हो जाएगी r cos थीटा, और ये कंप्लीट लेंथ भी r है, ये r है, ये r cos थीटा है, तो ये बची हुई लेंथ कितनी हुई, क्या मैं इसको r माइनस r cos थीटा लिख सकता हूं? तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि mg का वर्क डन हम निकाल सकते हैं फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। mg वर्टिकल लग रहा है तो यहां से यहां वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, r इंटू r माइनस r इंटू कॉस थीटा। तो वर्क डन बाय mg आ जाएगा mg फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, एंड द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज r माइनस r cos थीटा। और साइन आएगा पॉजिटिव, ऐसा इसलिए क्योंकि mg लग रहा है वर्टिकल डाउनवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है? तो एंगल हो गया 0 एंड द वर्क विल बी पॉजिटिव इज इक्वल्स टू हाफ m। अगर मैं फाइनल वेलोसिटी की बात करूं, दैट फाइनल वेलोसिटी इज v, मुझे निकालना है, और इनिशियली 0 था। तो देखो ना, यहां से आपके पास एक बहुत ही बढ़िया सा एक्सप्रेशन आ गया, एक इक्वेशन बन गई आपके पास। यहां से देखोगे तो m से m उड़ जाएगा, आपके पास आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू दैट इज 2g, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2g r 1 माइनस कॉस t, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या आपके पास दो इक्वेशन आ गई क्या, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू r g cos थीटा, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1, एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू 2g r 1 माइनस कॉस थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन का कोई भी क्वेश्चन हो, आप दो इक्वेशन से बहुत फटाफट सॉल्व कर सकते हो। पहला, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और दूसरा आइदर बाय द वर्क एनर्जी थ्योरम और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो बस यहां से दो इक्वेशन, दो अननोन, बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? v स्क्वायर को इक्वेट कर दो दोनों से। अगर मैं दोनों से v स्क्वायर को इक्वेट करूंगा तो देखो मेरे पास कितना आया, यहां से आया v स्क्वायर इज rg cos थीटा, और यहां से v स्क्वायर आया दैट इज 2gr 1 माइनस cos थीटा। क्या मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूं क्या? बिल्कुल। यहां से सॉल्व करोगे तो आपके पास cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 cos थीटा, ये आ जाएगा। दैट इज cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 cos थीटा। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि cos थीटा इज इक्वल्स टू 2/3 आ गया? आ गया ना भाई? इसको इधर ले आते हैं तो 3 cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 2/3। क्या मैं यहां से थीटा कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? जब आप थीटा को कैलकुलेट करोगे दैट इज cos इनवर्स ऑफ 2/3। और अगर मेरे पास वो एंगल आ गया जहां पे पार्टिकल इस सरफेस को छोड़ रहा है, तो मैं एंगल अगर आ गया, बस इस एंगल को यहां पे पुट कर दो, आपके पास वेलोसिटी यानी स्पीड आ जाएगी। तो यहां पर अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो आपके पास आएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू rg इंटू cos थीटा, एंड द cos थीटा इज 2/3। सही बात है ना? और यहां पे पुट करोगे तो बताओ यार v कितना आया, v इज इक्वल्स टू आया अंडररूट ऑफ 2/3 इंटू rg। तो क्या मेरे पास वो स्पीड आ गई क्या जहां पर पार्टिकल सर्कुलर मोशन को यानी सर्कुलर पाथ को छोड़ रहा है? बिल्कुल आ गई। क्या मेरे पास वो वर्टिकल से एंगल भी आ गया क्या? बिल्कुल आ गया। तो बहुत ही सिंपल सा क्लियर क्रिस्टल कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चंस जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के होते हैं उसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करके, दैट इज नेट सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, एंड सेकेंड इक्वेशन आइदर बाय द वर्क एनर्जी थ्योरम और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
साथ ही नेक्स्ट लेक्चर में मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन से ही रिगार्डिंग आपके पास और भी कॉन्सेप्ट्स लाऊंगा, जिससे कि आपको ये टॉपिक बहुत ही क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। कनेक्टेड रहिए, मिलते रहिए। लेट्स क्रैक इट।